नमस्कार बच्चों, आज अपने 10th क्लास का सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सेकंड चैप्टर आपका संघर्षकालीन भारत, यानी संघर्ष भारत के जितने भी योद्धा थे, यहाँ के शासक थे, उन सभी को संघर्ष करना पड़ा था बाहरी आक्रमणों से। देखिए, तकरीबन 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। मोहम्मद पैगंबर साहब मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने धर्म को फैलाने की बात कही थी, तो बहुत से उनके बाद बहुत से जो खलीफा थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को तलवार की सहायता से, ताकत की सहायता से फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने भारत या अन्य देशों पर हमले किए, आक्रमण किए और वहाँ को लूटा, वहाँ पर शासन करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि 1207 ईस्वी आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं 13वीं शताब्दी से, 1207 ईस्वी से। तब यहाँ पर क्या है, मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत में। लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी टाइम आक्रमण किए गए थे, उससे पहले भी क्या है, कई आक्रमण हुए थे। जैसे 636 ईस्वी में क्या किया गया था, अमर खलीफा के टाइम, एक अमर खलीफा था, उसके समय भी भारत पर क्या है, मुस्लिम आक्रमण किया गया था। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत के ऊपर। उसके बाद 8वीं शताब्दी में अपने देखते हैं 712 ईस्वी में एक भयंकर युद्ध होता है, और किस किस के बीच में होता है, महमूद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम और वर्सेज किसके होता है, ये राजा दाहिर। राजा दाहिर पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का शासक था, जिसके यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के कुछ परिवार के सदस्य जो उसके दुश्मन थे, वो राजा दाहिर के यहाँ शरण लेते हैं। तो राजा दाहिर के खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करता है और अपने धर्म को फैलाने का प्रयास करता है। ये भी क्या है, प्रयास इतना पावरफुल नहीं रहा था। हालांकि पाकिस्तान तक, सिंध प्रदेश तक अरबों का क्या है, साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन पूरे भारत पे अभी नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे बहुत से युद्ध हुए, जैसे महमूद गजनवी का युद्ध होता है। आनंदपाल और जयपाल जैसे शासकों के साथ इसका युद्ध होता है। मोहम्मद गजनवी के बारे में आपको याद रखना होगा कि यह पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि थी। सुल्तान की उपाधि देने वाला पहला कौन है, महमूद गजनवी। उसके बाद मोहम्मद गौरी भी क्या है, युद्ध करता है। किसके खिलाफ है, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कई बार उसने युद्ध किए, जिसमें बहुत बाद में जाकर वो छल कपट से सफल होता है। लेकिन इन सभी युद्धों के बाद हम देखते हैं कि गुलाम वंश की सत्ता स्थापित होती है 1206 ईस्वी में, और गुलाम वंश का पहला शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनता है, वहाँ का शासक बनता है। और यह अपने समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने समय में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। कौन सा, पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। क्यों करवाता है ये पहली मंजिल का निर्माण, यह सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के लिए, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए क्या करवाता है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है पहली मंजिल का। जिसके बाद उसके अधूरे कार्य को पूरा करने वाला उसका दामाद या गुलाम वंश का आगे वाला शासक इल्तुतमिश, जो गद्दी पर बैठता है 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में सुल्तान बनता है इल्तुतमिश, और यह कुतुब मीनार की बाकी बची हुई मंजिलों का निर्माण करवाता है। इल्तुतमिश के समय एक अच्छा डिसीजन लिया था इल्तुतमिश ने। मंगमरनी नाम का एक जो राजा है, वो भारत में शरण लेने के लिए आता है। क्यों आता है, चंगेज खान उसके पीछे था, कुछ पारिवारिक विवाद थे उनके। मंगमरनी के खिलाफ वो चंगेज खान युद्ध कर रहा था, और जो राज्य उसको शरण दे रहे थे उनको नष्ट करता हुआ चंगेज खान जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी और भारत को क्या है, मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। यह उसका एक अच्छा डिसीजन था। इल्तुतमिश ने एक और भी कार्य किया था
जिसको अपने जानते हैं चहलगानी नाम से। चहलगानी क्या है? चहलगानी 40 दासों का एक समूह था, 40 दासों का एक समूह था। यह चहलगानी शुरू करता है इल्तुतमिश। इन्हीं 40 दासों से बाद में जाकर एक बलबन नाम का शासक भी बनता है गुलाम वंश में। लेकिन अभी क्या है, एक तो इल्तुतमिश ने चहलगानी मीनार का कार्य पूरा किया और मंगमरनी को शरण न्याय देकर क्या किया, मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाया। नेक्स्ट अपने देखते हैं गुलाम वंश की आगे की जो सुल्तान थी। हाँ जी, सुल्तान थी, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद कौन बनता है? रजिया जो है वो सुल्तान बनती है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और स्वयं इल्तुतमिश ने उसको सुल्तान के रूप में चुना था। उसके भाइयों को नहीं चुना, उसके बजाय रजिया को चुना क्योंकि वह ज्यादा योग्य थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा जो महिलाओं के साथ थी, आमतौर पर अपने देखते हैं मुस्लिम धर्म में, उसको छोड़ दिया और पुरुषों की तरह ही इस दरबार को चलाना उसने शुरू कर दिया था। उसने एक याकूत नाम के व्यक्ति को अमीर अखुर की पदवी दी थी, जो अश्व जो अपने घोड़ों का जो संभालने का क्षेत्र होता है उस विभाग का उसको क्या है, अधिकारी बना दिया। उसके बाद उसने अल्तुनिया नामक व्यक्ति से शादी की, लेकिन इसके भाइयों को यह पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, जिसके कारण इसको क्या है 1240 में मरवा दिया जाता है। यह शासक कब बनती है? 1236 ईस्वी में। मात्र 4 वर्ष तक इसका शासन रहता है और 1240 में इसको भाइयों के द्वारा मरवा दिया जाता है। 40 से 1265 तक इसी वंश के यानी इल्तुतमिश के राजघराने के लोग ही शासक बनते रहे और एक दूसरे को हटाते रहे। लेकिन 1265 में एक अन्य शासक आता है गुलाम वंश का, जिसका नाम था बलबन। बलबन ने भी बहुत अच्छे सुधार किए थे, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही आपको कि चहलगानी दासों यानी 40 दासों में से एक दास था यह बलबन। और इसने क्या है, एक तो दीवाने आरिज, एक तो इसने क्या शुरू किया था, दीवाने आरिज शुरू किया था। अब आपके प्रश्न आता है कि दीवाने आरिज क्या था। देखिए, बलबन ने एक ऐसा विभाग तैयार किया था जो मंगोलों के आक्रमण के समय भारत को बचाने के लिए एक प्रकार का समूह उसने तैयार किया था, जिसको कहते हैं दीवाने आरिज। एक बलबन की एक नीति बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसको कहते हैं लोह एवं रक्त की नीति। लोहे एवं रक्त की नीति बलबन की लोहे एवं रक्त की नीति थी, जिसके तहत यह जिस भी प्रदेश को जीता था वहां के लगभग पुरुषों को मार देता था और महिलाओं को और बच्चों को गुलाम बना लेता था। यह इसकी नीति थी। इसके 3 इंपॉर्टेंट कार्य है। चहलगानी 40 दासों का सदस्य था ये, इसने दीवाने आरिज शुरू किया था और इसकी एक लोहे एवं रक्त की नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद बलबन के बाद इनका बलबन के परिवार का अंतिम शासक जो बनता है वो क्यूमरस नाम का होता है और क्यूमरस को फिरोज शाह खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मार देता है और स्वयं क्या करता है, शासक बन जाता है। यानी बलबन के परिवार का शासन चलता है 1265 से 1286 तक। बलबन खुद रहता है, 4 साल तक परिवार इसका शासन संभालते हैं और 1290 में आप देखोगे खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। यानी गुलाम वंश क्यूमरस नामक शासक के साथ ही समाप्त हो जाता है और 1290 में खिलजी वंश को शुरुआत करने वाला था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है और इसको भी 1296 में इसी के दामाद या भतीजे जलालुद्दीन के भतीजे को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से मार देता है और स्वयं क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है 1296 में। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। इसने रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, हमीरदेव राव के टाइम रणथंभौर पर हमला किया, चित्तौड़गढ़ पर रावल जो वंश के शासक थे उन पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट कार्य थे उसमें एक तो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। अलाउद्दीन के टाइम क्या थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इसने क्या है, विद्रोह को नियंत्रण करने का कार्य भी शुरू किया था।
विद्रोह को नियंत्रण करने का कार्य शुरू किया। क्योंकि अपने एक चीज नोटिस करते हैं कि सभी जो गुलाम वंश है उस सभी में क्या है, अमीरों का एक बहुत महत्व होता था। जो अमीर वर्ग होता था समाज का, उसका महत्व होता था, और वही क्या है, तख्ता पलट करते थे ज्यादातर। इसको ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अमीरों पर नियंत्रण लगा दिया और खालसा भूमि, विद्रोह नियंत्रण के लिए क्या किया, खालसा भूमि का सुधार करके उस पर कर बढ़ा दिया। ठीक, शहर दिल्ली के अंदर मध्य या शराब का प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार के कुछ कार्य किए जिससे इसका शासन क्या है, सुदृढ़ तरीके से चलता रहे। बाजार नियंत्रण के लिए इसने 4 कार्य किए थे। एक तो दीवाने रियासत। दीवाने रियासत के अंतर्गत क्या था कि जो भी व्यापार है उस पर नियंत्रण होगा, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किन किन चीजों का होना चाहिए। ये तो हो गया दीवाने रियासत का कार्य। इसके अलावा साहना, दंड अधिकारी होते थे, एक प्रकार से पुलिस का तरह काम करते थे साहना। इसके अलावा मुहस्सिब थे। मुहस्सिब क्या करते थे, नाप तोल की जांच किया करते थे ताकि बाजार में क्या है, मुनाफाखोरी ना हो सके, कालाबाजारी ना हो सके। इसके अलावा बरीदे मुमालिक नाम के अधिकारी होते थे जो गुप्तचर के तरीके से काम करते थे ताकि हर एक खबर जो है वो सुल्तान के पास है पहुंचती रहे। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के इंपॉर्टेंट काम थे। क्या क्या, बाजार नियंत्रण में रियासत, दीवाने रियासत का कार्य था, साहना था, ठीक है, और गुप्तचर रखे थे, गुप्तचर रखे थे। इसके अलावा विद्रोह है दबाने के लिए खालसा भूमि पर कर, अमीरों पर प्रतिबंध, मद्य या शराब पर प्रतिबंध, इस प्रकार के कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन के समय किए थे। इसके बाद खिलजी वंश में कोई ताकतवर शासक नहीं होने के कारण क्या होता है, 1320 के अंदर खिलजी में वंश में कोई भी ताकतवर शासक नहीं होने के कारण 1320 ईस्वी में एक नया वंश जिसको कहते हैं तुगलक, तुगलक वंश भारत की सत्ता संभालने के लिए आता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में पहला तुगलक वंश का शासक बनता है और यह विद्रोह को शांत करके आता है। तब इसका पुत्र उलूग खां, उलूग खां, या जिसने अपना नाम मोहम्मद तुगलक रखा था, मोहम्मद तुगलक रखा था, या इसको रक्त के पैसा रक्त के पैसे के नाम से भी जाना जाता था, वह क्या करता है 1325 में इसको मरवा देता है। किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, यानी अपने पिता को मरवा देता है और 1325 में स्वयं शासक बन जाता है। ये देखो, जो मोहम्मद तुगलक है ये एक प्रकार से अयोग्य शासक था। इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो लगभग विफल रही। किसी भी योजना ने इसकी इच्छा अनुसार कार्य पूरा नहीं किया। यानी इसकी योजनाएं कुछ आलू डालो सोना निकालो जैसी योजनाएं थी। जैसे एक तो क्या है, दोआब में इसने क्या कर दिया, कर वृद्धि कर दी। दोआब में कर वृद्धि कर दी जिससे किसानों पर बहुत ज्यादा भार हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ। ठीक है, दौलताबाद को राजधानी बनाना, दौलताबाद, ठीक है, को राजधानी बनाना, राजधानी बनाना। इसके अलावा इसने एक क्या है, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो तांबे और कांसे की मिलावट थी जिसमें, उसको क्या कर दिया, जारी किया। ठीक है, ये दौलताबाद जो है देवनागिरी नामक स्थान था दक्षिण में, वहां पर क्या है ये अपनी राजधानी बनाना शुरू करता है। दौलताबाद उसका नाम रख देता है चेंज करके, और सांकेतिक मुद्रा का संचालन करता है। इसके अलावा यह खुरासान और काराचिल पर आक्रमण करता है। इसके अलावा यह कहाँ कहाँ, खुरासान, देवगिरी है नाम इसका, खुरासान और कुराचिल पर आक्रमण करता है। वो भी क्या है, विफल रहते हैं क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र थे और इसकी सारी सेना जो थी वो मैदानी भागों में लड़ी हुई थी, तो वो इसके भी प्रयास क्या है, विफल रहे। यानी इसकी सारी योजनाएं क्या है, विफल रही। लेकिन फिर भी क्या है, ये 1325 से 1351 तक शासन करने में सफल रहा और 1351 में क्या है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का आगे का शासक बनता है। अभी देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक एक योग्य शासक था और उसकी प्रशासन का जो तरीका था वो इससे ज्यादा अच्छा था।
उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर ये शहर बसाए। इसके अलावा हांसी और सिरसा में जल की आपूर्ति करने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए इसने क्या है, नहर प्रणाली का भी निर्माण करवाया। ये इसके इंपॉर्टेंट करते हैं कि ये शहर बसाए और यहां इसने क्या है, नहर प्रणाली को विकसित किया। गैर शरीयत करों को हटा दिया, गैर शरीयत करों को हटा दिया, जिनकी संख्या कितनी थी, 24 थी, और मात्र 4 कर रखे। कौन सा, खम्स, खिराज और जजिया जकात, जजिया और जकात, ये 4 कर रखे और बाकी के गैर शरीयत के 24 कर इसने हटा दिए। इसने 1,80,000 गुलामों का एक समूह बनाया और इसको कहा जाता था दीवान बंदगान। ठीक है। इसके अलावा लोधी वंश आता है। लोधी वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी वंश में एक ही चीज इंपॉर्टेंट आती है कि सिकंदरी गज, यह निजाम शाह ने शुरू किया था। इस गज में 30 इंच होते थे, आमतौर पर 36 होते हैं, और इस गज में कितने हैं, 30 इंच होते हैं। इसने न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को सुधारा था, निजाम शाह ने। लोधी वंश के समय 2 महत्वपूर्ण युद्ध भी होते हैं। 1517 में राणा सांगा के साथ युद्ध होता है इब्राहिम लोधी का, और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और सिकंदर लोधी के बीच में, जिसमें ये जो दोनों युद्ध हैं वो लोधी वंश हारता है। और जैसे ही 1526 में ये सिकंदर लोधी हारता है, हमारा भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है। 1526 में सिकंदर लोधी को हराकर बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है, जो तैमूर वंश से संबंधित था, और मुगल वंश की स्थापना करता है कौन है, बाबर। 1526 में शासक बनता है। 1527 में यह खानवा का युद्ध करता है राणा सांगा के साथ। कौन सा युद्ध करता है, खानवा का युद्ध करता है 1527 में राणा सांगा के साथ, जिसमें तुलुगुमा पद्धति, कौन सी पद्धति है भाई, तुलुगुमा पद्धति का इस्तेमाल यह करता है और राणा सांगा को धोखे से हरा देता है, क्योंकि कुछ राजपूत योद्धा अपनी तरफ मिलाता है और राणा सांगा को धोखा दे देते हैं, जिसके कारण ये राणा सांगा हार जाता है। और उसके बाद 1530 में क्या है, इसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है। इसकी एक खुद की किताब थी, दैनिक जीवन, जिसके बारे में लिखता था बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा, अब्दुर रहीम के द्वारा फारसी में अनुवाद किया। 1530 में मरता है। 1530 में शासक बनता है उसी का बेटा हुमायूं अपना लगभग शासन बांट देता है अपने भाइयों में, लेकिन बाद में इसको युद्धों का सामना करना पड़ता है। जैसे 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में चौसा का युद्ध हारता है ये, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हार जाता है और दिल्ली की सल्तनत को खो देता है। कन्नौज का युद्ध हारता है, किससे हारता है, शेर खां से हारता है। शेर खां को ये उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि बिहार के शासक बहार खां ने शेर को बिना हथियार के शेर को मारने के कारण फरीद खां को शेर खां की उपाधि मिलती है, और शेर खां 1540 का युद्ध जीतकर सुर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। किसकी स्थापना कर देता है, सुर साम्राज्य की स्थापना कर देता है, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी क्या है, वह क्या कर देता है, यहां हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं बाद में फिर से आता है और 1555 में अपनी सत्ता फिर से प्राप्त कर लेता है, और इसके बाद 1556 में हुमायूं की स्वयं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि बादशाह की पहली उपाधि स्वयं को देने वाला कौन था? बाबर था। जैसे सुल्तान की पहली उपाधि स्वयं को किसने दी थी? गजनवी, महमूद गजनवी ने दी थी। वैसे ही बादशाह की उपाधि देने वाला कौन था? बाबर था। अब किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और आगे का शासक बनता है अकबर। आगे का शासक कौन बनता है? अकबर। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है मुगल वंश का अकबर, तो इसका थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यह 1542 में पैदा होता है और मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1556 में शासन संभालता है। इसका अंगरक्षक था बैरम खां। इसका अंगरक्षक था बैरम खां और बैरम खां का युद्ध होता है, बैरम खां का युद्ध होता है हेमू से। हेमू जो आदिल शाह का क्या था? आदिल शाह का सेनापति था, सेनापति था। थोड़ा हेमू के बारे में जान लेते हैं। इसने 22 युद्ध जीते थे और स्वयं को विक्रमजीत की उपाधि दी थी। स्वयं को किसकी उपाधि दी थी? विक्रमजीत की उपाधि दी थी। और क्या करता है? बैरम खां और हेमू का युद्ध होता है 1556 में, जिसको हम जानते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। और किन किन के बीच में? बैरम खां और हेमू के बीच में। बैरम खां जीत जाता है और अकबर को भारत का शासक घोषित कर देता है। अब अकबर ने कुछ कार्य किए थे, जैसे उसने दीन-ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया था। अकबर ने क्या किया था? दीन-ए इलाही नाम के धर्म का प्रवर्तन किया था। कब? 1581 में। अकबर के समय एक विद्रोह होता है 1599 में और करने वाला होता है उसका खुद का बेटा सलीम या जहांगीर। उसके समय विद्रोह करने वाला कौन है? सलीम या जहांगीर विद्रोह करता है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए 1602 में अबुल फजल को, अकबर के द्वारा अबुल फजल को भेजा जाता है और जहांगीर क्या करता है? इस अबुल फजल को मार देता है। और 1605 में अकबर की तबीयत खराब होने के कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1605 में स्वयं को शासक कौन घोषित कर देता है? जहांगीर। जहांगीर ने 2 लोगों को मारा था मेनली, एक तो अबुल फजल और दूसरा इसने अर्जुन देव को मारा था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मारा था और 1605 में शासक बनता है। 1605 से 1627 तक यह शासक संभालता है और यह एक विधवा स्त्री मेहरुनिसा से शादी करता है। मेहरुनिसा से शादी करता है, जिसको नूरजहां, नूर महल और बाद में उसको बादशाह बेगम की उपाधि मिली थी। यह इसका शासनकाल था। उसके बाद शाहजहां के बारे में आप सभी जानते हो कि उसने एक आगरा का क्या है? महल बनवाया था, जिसको ताजमहल के नाम से जानते हैं अपने। और यह 1627 से 1658 तक शासन करता है, लेकिन खर्चा बहुत कर देता है महल बनवाने, ये ताजमहल बनवाने के चक्कर में। तो इसका पुत्र जो था औरंगजेब, ये कहता है कि अब्बा हमारे लिए तो आपको छोड़ोगे नहीं, इससे अच्छा आप क्या चले जाओ, जेल में चले जाओ और मेरे को शासन संभालने दो। इसलिए औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को 1658 में डाल देता है, 1658 में डाल देता है जेल में और स्वयं क्या करता है? शासन संभालता है। 1658 से लेकर 1707 में, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वह शासन को संभालता है। 1658 के बाद औरंगजेब के टाइम एक इंपॉर्टेंट संधि होती है 1665 के अंदर। किस किस के बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। शिवाजी और जयसिंह के बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि जिसको कहते हैं, पुरंदर की संधि। और शिवाजी और जयसिंह के बीच में होती है, जिसमें 2 चीज़ें तय होती है। कौन कौन सी चीज़ें तय होती है? शिवाजी भी अपना यहीं पे पूरा हो जाता है, क्योंकि शिवाजी के टाइम पे भी ये इंपॉर्टेंट संधि होती है। शिवाजी ने 35 किले जीते थे मुगलों के, उन 35 में से यह क्या है? 23 वापस लौटा देता है शिवाजी जयसिंह को इस संधि के तहत। और दूसरा काम इस संधि के तहत क्या होता है? शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदार के रूप में रख लिया जाता है। 5000 मनसबदार के रूप में रख लिया जाता है।
ये इस संधि का क्या हुआ था, डिसीजन हुआ था। यहां पर क्या है, मुगल साम्राज्य के जो महान शासक थे वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद इसके बाद क्या है, बहादुर शाह शासक बनता है, बहादुर शाह शासक बनता है। और उसके बाद फर्रुखसियर शासक बनता है 1717 में, ये 1712 में बनता है। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ शासक रहे थे, बाद में क्या है, यहाँ कोई योग्य शासक नहीं आता है तो मुगल साम्राज्य पूरा हो जाता है। तो धन्यवाद बच्चों, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो फील फ्री टू यूज कमेंट बॉक्स। धन्यवाद।